हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। इल्म नजूम इल्म ज्योतिष से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम है। आज हम बात करेंगे कुछ जो आज के हालात हैं, जिस तरह की इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है या जिस तरह का प्रेशर कोविड की वजह से मंदे व्यापार की हालत या बेरोजगारी की हालत या फिर जो घर के छोटे छोटे झगड़े हैं, प्रेशर हैं, उसकी वजह से आत्महत्या यानी कि जो अपनी जान ही दे देना, इसकी जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि आज की जो हमारी ज़िंदगी है पहले के मुकाबले से बिल्कुल अलग है। आज की जो हमारी ज़िंदगी है वह भाग दौड़ की ज़िंदगी है, मॉडर्न लाइफ है, लेकिन इसके पीछे कड़वी सच्चाई ये है कि हम सभी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। हम सभी ईएमआई पर जी रहे हैं। अक्सर जो महानगरों में रहने वाले लोग हैं, हर चीज़ ईएमआई पर है उनकी, यहाँ तक कि जो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल होता है वो भी कई बार ईएमआई पे होता है। यानी कि जो ज़िंदगी है वो कर्ज की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसा पहले होता था कि खेती बाड़ी करते थे, किसानी करते थे या जो भी व्यापार करते थे, सब कुछ अपना ही होता था। लेकिन आजकल सब कुछ अपना होते हुए भी अपना नहीं है। वो सबका सब किसी न किसी से ईएमआई पर बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। कर्जों की ज़िंदगी को ही आज के ज़माने में मॉडर्न लाइफ कहा जाता है। अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो मुश्किलात लोगों को पेश करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से और भी कई कंडीशन की वजह से सुसाइड का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन की वजह से भी। अब जो सुसाइड है, हालात तो तकरीबन कमोबेश सभी के ऐसे ही चल रहे हैं, चाहे वो क्या आपके हों, क्या मेरे हों, क्या पड़ोसी के हों। लेकिन हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मान जाता। कई बार मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे बुरे दौर देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और आप मेरे जैसे पता नहीं आप कितने दर्शक भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ज़िंदगी से हार नहीं मानी और अभी भी जो आस जो है उम्मीदों पर कायम है कि कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। इसी तरह से लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इसके पीछे अक्सर जो है, जब भी आदमी सुसाइड करता है या फिर कुछ ऐसे स्टेप उठा लेता है, तो इसके पीछे अधिकतर जो है वो चंद्रमा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि जो मून है, अगर मून कमजोर हो तो इंसान सुसाइड कर लेता है। लेकिन इसके बरखिलाफ कई बातें ऐसी भी देखने को मिली कि बहुत से लोगों के जिनके मून फर्स्ट हाउस में थे, फोर्थ हाउस में थे या फिर सेकंड हाउस में थे, अपनी ही राशि में बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सुसाइड कर लिया। और बहुत लोगों के मून जो थे वो अपने जो उनके दुश्मन हैं, एनिमी साइन में होने के बावजूद भी उन्होंने सुसाइड नहीं किया। हाँ, कि हालांकि ये बात सही है कि जब मून इंसान का चंद्रमा पीड़ित हो, जो है चंद्रमा अगर फर्ज करें 8वें में बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ है या फिर 12वें में बैठा हुआ है, तो कई बार ऐसी टेंडेंसीज, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं क्योंकि उनके डिप्रेशन की वजह से उन्हें लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन वो करते नहीं हैं। हालांकि ये जो ख्यालात हैं केतु की वजह से भी आते हैं। जब केतु भी आदमी का मंदा हो, 8वें का हो या फिर शनि 11वें का हो या फिर चंद्र केतु की ऐसी ग्रहण का योग हो, सूरज राहु के ग्रहण का योग हो, ख्याल जरूर आते हैं लेकिन आदमी सुसाइड करता नहीं है। सिर्फ ख्यालात ही आते रहते हैं, सुसाइड नहीं करता है। ऐसे में सिर्फ चंद्रमा को ही जिम्मेदार ठहराना कि चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है उस तरफ, चंद्रमा खराब होने की वजह से हम सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह की बातें भी, इस तरह के कयास भी लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत मामलों में ये कयास जो है बिल्कुल ही फेल हुए हैं। देखिए, जब भी हमारा सुसाइड की जो टेंडेंसीज है उसको मैंने बहुत ही करीब से जब एनालाइज किया, तो जब भी कोई आदमी सुसाइड करता है
सुसाइड आदमी तभी करता है जब आदमी की सोचने और समझने की ताकत, जहां पर आदमी सोचना ही बंद कर देता है, जहां पर सारे ख्यालात ही आदमी के डेड हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म की दुनिया में, मेडिटेशन की दुनिया में, जो आदमी ध्यानी है, जो मेडिटेशन करता है, वो उसको भी एक तरह की मौत कहते हैं। इसको हम अध्यात्म की नज़र में, जब आदमी के सारे ख्यालात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, देर इज़ नो थाउट्स, नो माइंड, नो माइंड नो थाउट्स, जब उस स्टेट ऑफ चले जाते हैं, उस स्टेट को भी ध्यान की, मेडिटेशन की दुनिया में बहुत एक पद बोला गया है कि उस पद में जाने पर इंसान जो है बिल्कुल निर्विकार हो जाता है, कोई ख्याल नहीं रहते उसके अंदर में। और उसको अ, ध्यान की दुनिया में एक ब्रह्म अवस्था जो है उसे कहा गया है, जिसमें कि अक्सर साधु संत रहते हैं। तो साधु संतों का जो कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी को छोड़कर, अपनी शरीर को छोड़कर बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अपने शरीर में रहने के बावजूद भी वो तमाम तरह की जो बाहर की कनेक्टिविटी होती है, इवन की जो बॉडी की कनेक्टिविटी होती है, उसको भी काट देते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करते हैं। और लेकिन इसको अध्यात्म की दुनिया में एक तरह की मौत कहते हैं। ये तो अध्यात्म की दुनिया की बात है, लेकिन वही कंडीशन, सेम कंडीशन जब किसी नौकरी पेशा या गृहस्थी के साथ होता है, संसारी आदमी के साथ होता है, तो वो उस जो स्थिति को, कि देर इज नो माइंड नो थॉट्स, किसी तरह के कोई ख्याल नहीं है, किसी तरह का कोई दिमाग नहीं है, मन नहीं है, तो ऐसे में इंसान जो है, उसे ये नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसको जो उसने तकरीबन पिछले 1 घंटे में, आधे घंटे में जो उसने सोचा हुआ होता है, वही ख्यालात उसे आते हैं और फिर वो उसी की तरफ बढ़ता है। इसको हम एक तरीके से सोचते हैं, जैसे आज आप बाजार में गए और आपका मन किया कि मैं जूस पी लूं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था। आपका मन किया कि मैं कुछ खाना खाऊं, कुछ होटल से खाऊं, या मैं कहीं कोई फिल्म देखने जाऊं, या मैं किसी के घर जाकर मिलकर आऊं, या फिर आपके अचानक ही कोई ऐसे जो भावना है जो आपकी पूरी नहीं होती और उसको आप लेके घर में आ जाते हैं। दिन में आप कुछ भी सोचते हैं जो आपके अंदर मन से, बिल्कुल ही अनकॉन्शियस माइंड से जो है, आपके वो चीजें दिमाग में बैठी रह जाती हैं। लेकिन जब आप रात में घर आकर सो जाते हैं, तो अक्सर सपने में, ड्रीम्स में, वही घटनाएं जो हैं आपको, कि आप जूस पी रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, या उससे जुड़ी हुई आपको जो ड्रीम्स हैं वो आपको आते हैं। जिसको ड्रीम्स कुछ भी नहीं है, सपने जो होते हैं, ड्रीम्स जो है आपके अनलिव्ड लाइफ हैं, जो आपने जिंदगी जी नहीं, जिसके बारे में सोचा है, वो आप सपने में कर रहे होते हैं। लेकिन आपने सपने में आप जो भी करते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने वालों का क्या होता है कि वो जो उन्होंने पिछले 2 दिन में, 10 दिन में उन्होंने जो भी सोचा होता है, जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जब वो नेगेटिव जो उनके थॉट्स हैं, विचार हैं, जब उनके वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि एक हद के बाद जब वो सोचना बंद कर देते हैं, जहां पर बात खत्म हो जाती है, उसके बाद जैसे हम नींद में पड़े पड़े, हमें नहीं पता लगता हम ड्रीम्स में हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो सुसाइड करने वाले हैं, उनको भी ये भी नहीं पता लगता कि वो कर क्या रहे हैं आखिर। उनको सिर्फ जब गले में फंदा डाल रहे हैं, या फिर पॉइजन खा रहे हैं, या फिर वो अपने आप को गोली मार रहे हैं, या फिर किसी ऊंचाई से नीचे कूद रहे हैं, तो उस समय की जो उनकी एक मानसिक, जो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को कहते हैं कि नो थॉट्स नो माइंड। वहां पर कोई थॉट्स नहीं है, कोई माइंड नहीं है। उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल एक नींद की कंडीशन होती है। हालांकि कई बार जो लोग बच जाते हैं सुसाइड करने के बाद, गोली मारी बच गए, जहर खाया बच गए, फांसी के फंदे पे लटकाया फिर भी बच गए, उनको बाद में बहुत पछतावा होता है कि हम ये क्या कर रहे थे, अगर हमें कोई रोक लेता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि वो दोबारा फिर चाहे 6 महीने के बाद करें या साल के बाद करें, उसी कंडीशन में चले जाएं, बात अलग है। लेकिन हर आत्महत्या करने वाला अगर बच जाए, सुसाइड करने वाला, तो उसे पछतावा जरूर होता है। तो सुसाइड करने के समय हमारी जो माइंड की स्टेट है, जो मैंने बताई आपको, कि उस समय कोई विचार नहीं होते हैं और मन होता ही नहीं है।
अब यहाँ पर जो मन है, माइंड तो मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी थॉट्स जो होते हैं, वो कभी ख्याल जो होते हैं वो कभी सोच कर नहीं आते, अचानक से हमारे ख्यालात जो हैं बदलते रहते हैं। और अगर हम किसी ख्याल पे हमारा, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गंभीरता से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो कनेक्टिविटी हमसे जुड़ी हुई है, आपके दिमाग के सोचने की समझने की ताकत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जिनके सोचने समझने की ताकत नहीं है, गंभीरता नहीं है, वो चैनल भी देखते हैं तो बार बार बदलते रहेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ स्किप करते रहेंगे, पेपर पढ़ते समय भी बार बार जो है जल्दीबाजी में पलट के पढ़ना कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेपर को देखना ही होता है। तो आदमी किसी भी चीज पर अपना जो उसका ध्यान है, वो कितने देर तक उस पर वो टिक पाता है। जो पागल होते हैं, सोचते पागल भी हैं, लेकिन पागलों के जो ख्यालात होते हैं वो बहुत जल्दी ही चेंज हो जाते हैं। आप किसी पागल से बात करोगे ना, तो वो आपको हर 30 सेकंड में अपना रेडियो स्टेशन बदल लेता है। लेकिन अगर आप किसी भी फिलोसफर से बात करते हैं, किसी दार्शनिक से बात करते हैं, किसी अच्छे जिसकी दिमागी कंडीशन बढ़िया हो, तो वो आपको जो है आपके एक ही पॉइंट पर आपको 40 मिनट तक वो इस तरह से गाइड करेगा कि आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे 40 मिनट मेरे कैसे निकल गए, क्योंकि उसका जो दिमाग है, उसका स्टेबल माइंड उसका स्टेबल है, और उसके सोचने समझने की ताकत ज़्यादा है, वो अपने पॉइंट से भटकता नहीं है। तो जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, ये हमेशा भटकते रहते हैं, जैसे पागलों की स्थिति आपने देखी होगी। तो जो हमारे ख्याल हैं, ये ख्याल हमारे राहु के जो हैं, जो भी हमारे ख्याल हमारे पैदा होते हैं, ये ख्याल राहु के पैदा होते हैं। जब भी हम किसी से कोई सवाल जवाब करते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन में पूछता, हम उसके सवाल देते हैं, जो उसके सवाल का जवाब देते हैं, तो जवाब देने वाले की जो ताकत है, वो किस ढंग से जवाब दे रहा है। हालांकि जब हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे अंदर भी जो थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर विचार पैदा हो रहे हैं, ख्याल पैदा हो रहे हैं, उसी से हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे ख्याल राहु के पैदा हो रहे हैं कि मेरा राहु कितना स्ट्रांग है, इस चीज को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से देखें, तो जब राहु छठे का आया, तो पंडित जी ने बोला कि सारी दलीलें तेरे हक में होंगी। जैसे कोर्ट में जब दो वकीलों की बहस होती है, तो जो वकील पॉइंट से भटक जाता है, केस कब हारा जाता है, केस वकील तभी हारता है जब उसका पॉइंट कमजोर पड़ जाए, जब वो अपने पॉइंट से भटक जाए, जब अपने वो पॉइंट को सही ढंग से जज के सामने पेश ना कर सके। लेकिन राहु सिक्स्थ में कंडीशन, क्योंकि राहु छठे घर में उच्च का है, राहु छठा घर जो है, उस घर में राहु उच्च का हो जाता है। जितने भी आपके राहु उच्च होगा, उतने जो आपके जो ख्यालात हैं, उस पर आपकी पकड़ होगी, आपका जो टॉपिक है, टॉपिक पर पकड़ होगी, आप उससे भटकेंगे नहीं। लेकिन जो सुसाइड करते हैं, जब भी आदमी सुसाइड करता है, सुसाइड करने के समय इनका जो सबसे जो नेगेटिव और बैड प्लैनेट जो इनकी कुंडली में उसमें ग्रह गोचर में घूम रहा होता है, उसे कहते हैं राहु। राहु की इतनी बैड एनर्जी होती है, क्योंकि राहु जो है वो कई चीज़ों का मालक है, जेल का, कैद खाने का, पागल खाने का। आगे जो पुलिस के नाके आते हैं, वो भी राहु के होते हैं, जो ब्रेकर रोड पे आ जाते हैं, वो भी राहु के होते हैं। अब राहु के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बैड नेगेटिविटी में बहुत सारी राहु की चीज़ें होती हैं। नेगेटिव पॉइंट जो है राहु के भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो जब आदमी के जो ख्यालात, सोचने समझने की ताकत खत्म होने लग जाती है, वो बहुत ही ख्याल उसके खत्म होने लग जाते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि नो थॉट्स नो माइंड, जब इस कंडीशन में आदमी पहुँच जाता है, तो जो उसकी समस्याएं होती हैं, वो बिल्कुल उसे, जो चूहा होता है वो भी बिल्कुल शेर के जैसे दिखता है, और उस समय वो वही काम करता है जैसे शुतुरमुर्ग करता है। शुतुरमुर्ग के बारे में सुना होगा कि जो रेगिस्तान में रहता है, और जब भी उसे आगे से कोई दुश्मन आता नजर आए, तो वो अपना जो सिर है वो डाल देता है, रेत में छुपा लेता है, कि ताकि जो सामने वाला दुश्मन है उसे देख ही ना पाए। सुसाइड करने वाला भी सेम यही करता है कि अपने आप का जो सिर है वो छुपा लेता है रेत में,
या तो कहीं फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है कि मैं मर गया तो मेरी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन हमारी जो लाइफ है ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये बिल्कुल सुसाइड करना, मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप बाथरूम में नहा रहे हैं, आपने सारे कपड़े उतार लिए। हालांकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ही नंगे होके नहाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है लोग जो हैं वो कम से कम एक अंडरवियर तो जरूर पहनते हैं। लेकिन अगर आपने सारे कपड़े उतार लिए और आपके सारे कपड़े ही गीले हो गए, या आपके पास कपड़ा ही कोई नहीं है, आप बाथरूम में बंद तो हैं, आप वहां पर हैं लेकिन वहां से बाहर नहीं आ सकते। यही कंडीशन होती है सुसाइड करने वालों की। वो बाथरूम में तो हैं मरने के बाद, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, उनको सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि बाहर आने के लिए उनको कपड़े चाहिए, और कपड़े उनके पास नहीं क्योंकि शरीर जो है वो खत्म हो चुका है। तो आत्माएं जो हैं उनकी वैसे ही भटकती रहती हैं। आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करने के बाद भी पछताता है, अगर आत्महत्या करने से बच जाए तो भी पछताता है। इसको हमने जो इसके रीजन थे वो मैंने एक साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स थे वो भी आपके सामने रखे। इसके साथ ही जो इसके अब एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट हैं उसके लिए हम चलिए थोड़ा अपना स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित जी ने जो बृहस्पति है, जुपिटर है, बृहस्पति जो है वो हमारी सांस का कारक है। बृहस्पति जो है हमारी लाइफ लाइन है। जुपिटर, बृहस्पति की जो हवाएं पंडित जी ने जो लाल किताब पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जिससे कोसार का यानी कि पहाड़ों की जो हवाएं हैं किस तरह से समंदर का पानी हवाएं जो हैं वो उठाती हैं, गर्म हवा होकर पानी हवा उठती है, फिर वो पानी बादलों में भर के जाता है। वही समंदर का पानी फिर जो है वो बरसात करता है मैदानों में आकर, जिससे कि फसलें पैदा होती हैं और खुशहाली आती है। अगर हमारे देश में बारिश होना बंद हो जाए तो हमारा देश भी इथोपिया के जैसा ही कंगाल अकाल पड़ जाएगा। अब तो नीचे से पानी निकाल रहे हैं, पहले कोई ऐसा साधन नहीं था, बहुत ही कम कुएं और तालाब होते थे। तो जो फसलें हैं वो बारिश पर डिपेंड करती हैं, तो कुदरती पानी जो, तो बृहस्पति जो है वो हमारी जिंदगी का कारक है। जो जीवन का जो मेन कारक है वो हमारी बृहस्पति, और किस्मत का मालिक भी बृहस्पति। इसीलिए जो बृहस्पति है, बृहस्पति को जो नौवां घर है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि किस्मत का घर है, बृहस्पति को नौवां घर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। बृहस्पति जो है अपने नौवें घर में बैठा हुआ, जो कि पेमिस्ट्री में, मैं ज़्यादा पेमिस्ट्री की तरफ भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे शॉर्ट में वीडियो ख़त्म करना है। ये जो फोर्थ हाउस है ये भी जुपिटर का है। कर्क राशि, यहाँ बृहस्पति जो है उच्च हो जाता है, ये कर्क राशि चंद्रमा की है, बृहस्पति यहाँ पर उच्च होता है। बृहस्पति जो है यहाँ से पानी लेकर, यहाँ से यहाँ से पानी जो है उठाता है, यहाँ से पानी, और ये खाना नंबर 9 के माध्यम से, यहाँ से जब बृहस्पति की हवाएं चलती हैं तो फिर वो आ, खाना नंबर 8 में, फिर खाना नंबर 10 में, 10वें घर में। यहाँ पर जो है खाना नंबर 8 से क्या होता है कि यहाँ से चीजें टकरा कर 10 में जाती हैं, और ये 8-10 का ही धोखा तकरीबन मौत का कारण भी बनता है जिंदगी में अधिकतर। इसके बाद ये खाना नंबर 11 है, जहां पर कि शनि जो है वो घड़ा लेकर बैठा हुआ है। शनि कुंभ राशि में, इसीलिए कुंभ, शनि जो है 11वें घर में कुंभ राशि, इसलिए कि वो वहां पर घड़ा लेके बैठा है, पानी इकट्ठा करने के लिए बैठ गया कि बृहस्पति जब देगा तो गुरु देगा, सभी को देगा। तो हालांकि 10वें घर में गुरु जो है शनि के घर में नीच हो जाता, लेकिन 11वां घर जो है वो गुरु का दरबार भी है। यहाँ पर अगर शनि यहाँ फैसला लेता है तो वो बृहस्पति को याद करके ही लेता है। इस घर में जो है 11वां घर एक ऐसा घर है जो सभी ग्रहों की किस्मत है। इस घर में कोई भी प्लेनेट आकर नीच नहीं हुआ, खुद यहाँ पर शनि भी घड़ा लेकर बैठ गया, जब सबको मिलेगा तो मेरे को भी मिलेगा। ये जो शनि का जो कुंभ राशि का प्रतीक है, इसका मेन रीजन, घड़े का रीजन यही है कि यहाँ में सभी का जो है घड़ा है, यहाँ पर अगर ये फूट गया तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर जो ये 11वां घर है, यहाँ पर जब बृहस्पति आया, यहाँ से बृहस्पति ने आगे की जो तैयारी की वो की थी 12वें घर की। 12वें घर में क्या था कि 12वें घर में
राहु है, ये राहु का घर है। और यहाँ पर बृहस्पति आकर क्या हुआ कि चुप हो गया। बृहस्पति जो है जैसे जाल में शेर फंस जाता है। बृहस्पति 12 की जो कंडीशन है, जो मैंने पहले क्योंकि मैं शुरू से अध्यात्म से मेरा लगाव है, बचपन से ही मैं मेडिटेशन की तरफ जो भी, और इसमें मेरे गुरु जी थे जो मेरे ओशो से मैंने गाइड लिया, गोयनका जी से मैंने, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी जो कि मेडिटेशन के अगेंस्ट थे, जैसे कि जीडू कृष्णामूर्ति, यूजी कृष्णामूर्ति, और लाओ से, और भी जो कई दार्शनिक थे, उनके विचारों को भी मैंने बहुत ही पढ़ा, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, और उनको मैंने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया। तो जो मैंने बोली थी ना कि नो थॉट्स नो माइंड, ये नो थॉट्स और नो माइंड की जो कंडीशन होती है, ये होती है 12th हाउस की। जब कोई भी आदमी जो साधु होता है, इस 12वें घर को मोक्ष भी बोला गया है। जब यहाँ पर एक साधु जाता है तो वो मोक्ष की कंडीशन में पहुंच जाता है, लेकिन जब एक गृहस्थी जाता है ना, तो वो कहता है कि सब कुछ मेरा लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्योंकि 12वां घर जो है वो हमारे लिए, एक गृहस्थियों के लिए, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर हाउस से, ये सॉरी क्या वो विया हाउस कहते हैं, खर्चे का घर। ये हमारे आपके लिए खर्चे का घर है, लेकिन साधु के लिए यही मोक्ष का, ध्यान का घर है। तो यहाँ पे बृहस्पति 12 अगर एक आम इंसान की कुंडली में है, तो वो यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता, करने नहीं देता, या उसे बहुत ही संतोषी लाइफ और एक तरह से साधुओं की जैसी जिंदगी, संसार में रहते हुए संसार से वो वैरागी होता है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च होता है, बृहस्पति आकर बैठ गया, तो यहाँ पे तकरीबन केतु जो है वो बृहस्पति की हेल्प करता है, पर शुक्र की यहाँ पर हेल्प नहीं करता है, क्योंकि केतु तो है बृहस्पति का चेला ही। तो यहाँ पर बृहस्पति जब 12वें घर में आया, तो ये 12वां घर जो था राहु का घर था। यहाँ पर जब बृहस्पति आया तो बृहस्पति की कंडीशन होगी बिल्कुल उस शेर के जैसे जो जाल में फंसा हुआ था। अब यहाँ से बृहस्पति ने देखा कि मैं तो जाल में फंस गया, तो यहाँ से बृहस्पति जो है सीधा ही राहु हाथी की सवारी कर ली, चुपचाप हो गया यहाँ से, या कहें शेर जो था वो जाल में फंस गया राहु के। तो यहाँ से बृहस्पति ने 12वें घर से सीधे जो है छठे घर की यहाँ पे यात्रा कर ली। छठा जो घर है, छठा घर केतु का है। छठा घर है, ये 12वां घर जो है, यहाँ पर केतु चाहे उच्च होता है, लेकिन ये घर जो है राहु का है, और ये घर जो है यहाँ पर केतु का है। तो इस घर में, केतु के घर में जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आया, तो बृहस्पति का जो जाल था वो केतु यानी कि चूहा, बृहस्पति का जाल यहाँ का चूहे ने आकर यहाँ पर बृहस्पति का जाल काट दिया। और बृहस्पति जब यहाँ से आजाद हुआ, तो सेकंड हाउस में जो है यहाँ पर फिर जगत गुरु बन गया, गुरुगद्दी यहाँ पर जो है मिल गई। इसीलिए राहु जो है वो तो बैठा होता है 12वें घर में, लेकिन केतु जो है वो हमेशा ही छठे घर में बृहस्पति के चरणों में बैठा होता है, उपदेश सुनने के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाता है। अब जिस आदमी की जो सुसाइड करने की टेंडेंसीज है, वो टेंडेंसीज कहाँ से आएगी? वो आएगी 12वें घर से। 12वां घर जो है, जब ये आदमी का एक्टिव हो जाएगा, बृहस्पति की कंडीशन 12वें घर की हो जाएगी, तो आदमी जो है सुसाइड की तरफ बढ़ेगा, या उस तरह के आदमी के अंदर ख्यालात आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर जो केतु है, जिसने राहु का जाल काटना था, क्योंकि राहु का इलाज केतु से होता है, राहु और केतु दोनों ही पापी ग्रहों की गिनती में आते हैं। राहु जहां बुध का जो है दोस्त है, वहीं पर केतु जो है वो बृहस्पति का दोस्त है। तो जहां पर राहु बुध की चालें चलेंगी, जाल बिछाए जाएंगे, वहीं पर जो है केतु उन जाल को काट देता है। यानी कहते हैं ना कि अगर टेररिस्ट से लड़ाई करनी है, तो वहां पर कोई साधु को नहीं खड़ा किया जाता, वहां पर किसी मिलिट्री वाले को खड़ा किया जाता है, कि दोनों तरफ से बंदूकें होंगी, तभी लड़ाई होगी, तभी एक दूसरे पर काबू पा सकेंगे। अक्सर जो है एक गुंडे को जीतने के लिए दूसरे गुंडे को खड़ा कर दिया जाता है। तो पाप को मारने के लिए पाप ही बलि है, ऐसा ऋषि मुनियों ने भी कहा, शास्त्रों का भी कथन है। ज्योतिष में भी यही अप्लाई होता है कि जब भी पापी ग्रह हैं, उनको शांत करने के लिए
पापी ग्रहों की ही मदद ली जाती है। तो यहाँ पर जो राहु के कारण आदमी के जो जब ख्याल जो है इस तरह से हो जाते हैं, उस ख्याल को सही करता है केतु। लेकिन जब इंसान का केतु भी आदमी का बिगड़ जाए, सुसाइड का जो कारण है वो है लास्ट में केतु। जब आदमी की सोचने की, क्योंकि केतु जो है, राहु ख्याल थे और केतु हमारी सोच है। सोच एक, देखना, ख्याल जो है वो अलग चीज है, आपके अंदर में थॉट्स उठते हैं, वो थॉट्स अलग चीज है। लेकिन उसको आप जब सर अंजाम देते हो, उसको आप एक निशाने पर पहुंचाते हो, उसको कहते हैं, वो होता है केतु। केतु जो है अपने निशाने पर पहुंचता है, और केतु सारी उम्र चलता है, लास्ट जिंदगी तक। यहाँ तक कि जब आदमी मर जाता है, जिस चारपाई पे आदमी को, जो वो चार सभी जो है सभी धर्मों में, जैसे वो क्या कहते हैं, कॉफिन बॉक्स जो होता है जिसमें हम सो के जाते हैं, वो 8 चक्कों वाली गाड़ी, 4 आदमी, 4 उसके ड्राइवर होते हैं, 8 चक्के होते हैं। वो 4 ड्राइवर वाली जो गाड़ी होती है जिसपे हम जाते हैं जब जिंदगी खत्म होने के बाद, वो भी केतु की ही चारपाई होती है, चिखा भी केतु की होती है। तो केतु से पीछा नहीं छूटता। लेकिन जब आदमी का जिंदगी में ही केतु मंदा हो जाए, केतु छठे का, केतु आठवें का, या फिर जो है केतु के साथ मंगल की टक्कर हो जाए, या फिर केतु के साथ यहाँ पर शनि, जो आठवें घर का, जो मौत का घर है, शनि का केतु के साथ संबंध हो जाए, तो ऐसे समय में भी इंसान जो है, और ये जरूरी नहीं है कि कुंडली में हो, जब ये वर्ष फल में घूम कर आते हैं, ऐसे घरों में आ जाते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर केतु जब आपकी सोचने समझने की, ख्याल आपके उठने बंद हो गए, सोचने समझने की, राहु के ख्यालात बंद हो गए, और केतु के जो सोच थी वो बंद हो गई, तो क्या होता है कि जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसको, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं। जब भी कोई आदमी सुसाइड कर लेता है, मुझे कई बार हॉरोस्कोप कई भेजते हैं कि ये मेरे पिताजी की कुंडली है, तो ये मेरे भाई की कुंडली है, इन्होंने सुसाइड कर लिया, क्यों किया। अब सुसाइड जब आदमी कर ही लिया, दुनिया में नहीं है, मैं उसकी एनालिसिस करके मैं क्या करूँगा। ऐसी कुंडलियों पर मैं ध्यान नहीं देता, मैं देखता भी नहीं हूँ। जब तक हम हैं, अगर आज हम दुनिया में मौजूद हैं, जो करना हमें आज करना है। क्योंकि मैं खुद भी फ्यूचर में यकीन नहीं करता, मैं यकीन करता हूँ प्रेजेंट में। भविष्य में जो है प्रेजेंट में, क्योंकि मेरे सदगुरु ओशो ने भी कहा था कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की परवाह मत करो, और पीछे के बारे में सोचो मत, आगे के बारे में देखो मत, पीछे के बारे में सोचो मत, जो तुम्हारा प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। और मैं हमेशा प्रेजेंट में जीता हूँ, प्रेजेंट में रहने वाला इंसान हूँ। तो प्रेजेंट के लिए आदमी को सबसे पहले अगर कोई आपके भी परिवार में, देखिए सुसाइड जो है ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, सुसाइड हमारा एक कर्म है। सुसाइड को आप ये ना सोचे कि आत्महत्या करना हमारी किस्मत है, आत्महत्या करना हमारी किस्मत नहीं है। आत्महत्या करने के बावजूद भी हम इसी संसार में घूमेंगे। ये बात अलग है कि जो हम शरीर में कर सकते हैं वो हम बिना शरीर के नहीं कर सकते। फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो उसी तरह से भटकती रहेंगी। इसीलिए तो जो लोगों को अंदरों में जो बैड एनर्जी आ जाती है, वही चीज़ें वो खोजती हैं कि हमें ऐसा खाना, ऐसा पहनना है, फिर वो लोगों के तरफ आकर्षित होती हैं, उनके तरफ उनको जाकर उन पर अटैक करती हैं या उनके साथ चिपक जाती हैं। तो हमारी जो लाइफ है, जैसे हम रात में सो जाते हैं, सोने के बावजूद भी हम ड्रीम्स में बाजार में घूमते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ड्रीम्स में हम क्या नहीं करते, ड्रीम्स में तो लोग सेक्स तक करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत सारे जो मैरिड नहीं होते हैं उनको वो क्या कहते हैं, स्वपन दोष। स्वपन दोष की प्रॉब्लम जो है अधिकतर यंग एज में, जब आदमी बहुत सारे गंदे किताबें पढ़ता है या उनकी तरफ बारे में सोचता रहता है, तो फिर सपने में भी उनको उस तरह की जो है बातें उनको आती रहती हैं। तो सपने में तो हम सब कुछ करते हैं, सपने में हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, भात हत्या भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। तो जब हम सपने में, जब हम शरीर में होते हो भी सब कुछ कर सकते हैं, उन चीज़ों को वैसा ही फील कर सकते हैं, तो सुसाइड के बाद भी जो हमारी आत्मा है वैसा ही सभी चीज़ों को फील करती है। लेकिन हम क्या पछताते हैं कि हम कर नहीं सकते। हम सपने में जैसे कि शनि 9 में पंडित जी ने कहा कि
सोया मुसाफिर उठ चले सवेरे, कोई नहीं उठाता घर बार तेरे। कि जो मुसाफिर है वो चलता हुआ, कहीं चबूतरे पर नींद लग गई, आंख लग गई, सुपने में देखता कि मैं महल में सोया हुआ हूँ। आंख खुली तो वही चबूतरा था। तो पंडित जी ने कहा कि भाई मुसाफिर आगे चलता बन, कोई तेरा घर बार, कोई महल तेरा उठाने वाला नहीं है। सपने में हम अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, सुबह हमारे सामने वही घर का ही दाल किसी अच्छे होटल में खा रहे हैं, सुबह हम देखते हैं तो हमारे सामने वही रोटी पड़ी होती है। तो जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स में भी हम वैसा ही फील करते हैं। तो जब बॉडी के बिना हम रहेंगे, अगर आपके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, तो इस पर कंट्रोल कीजिए। ये मत सोचिए कि सुसाइड करने से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। जैसा हम ड्रीम्स में हम फील करते हैं, वैसा वैसी ही एक्टिविटी हमारी जो है इस शरीर में नहीं रहने के बावजूद भी, जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं हो जाती, जब तक उस परवरदिगार मालिक का हुक्म नहीं आ जाता, तब तक हमें वैसी ही लाइफ हमें जीनी पड़ती है और जीनी पड़ेगी। ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल आपको एक ड्रीम्स का दे दिया है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इसको आप फील भी करते होंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि मरने के बाद ये क्या होता है, भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, ये तो नजूमी जी बकवास की बातें हैं। तो जिनको वो चीजें बकवास लगती है, वो अपने ड्रीम्स को ही देख लें कि हम ड्रीम्स में हम क्या क्या फील करते हैं, उसे तो हम रोज सुबह उठ के महसूस भी कर सकते हैं कि हमने रात में क्या किया था। तो उसी तरह से ये सब जो चीजें हैं, इन पर कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अब यहाँ पर जो कुछ रेमेडीज हैं, इस रेमेडीज जो है ये आपको हेल्प करेंगी। राहु जो है वो हमेशा कंट्रोल होता है मंगल के जरिए। राहु जो है वो हमेशा ही, राहु को कंट्रोल अगर किसी ने किया है तो वो मार्स ने कंट्रोल करता है राहु को। राहु को कंट्रोल करने के लिए मार्स एक ऐसा प्लेनेट है, जैसे कि राहु हाथी है और उसके ऊपर जो महावत बैठता है वो मंगल होता है। मंगल जो है राहु को कंट्रोल कर लेता है। तो जो मंगल की चीजें हैं, जैसे मंगल की चीजें, अगर हम, प्लेनेट वो नहीं है जो आकाश में घूम रहे हैं, यहाँ पर भी प्लेनेट मंगल हमारा भाई भी है, मंगल हमारी बाजू भी है, मंगल जो है पुलिस भी है, आर्मी भी है। तो बहुत सी चीजें मंगल को, मंगल हमारा जो भोजन पक के हमारे सामने थाली में खाने के लिए आ गया है, वो भी मंगल का ही होता है। तो मंगल की इन चीजों में एक चीज आती है खास, उसे हम सौंफ कहते हैं। वैसे तो कुछ लोग मंगल बुध भी कहते हैं, एक ही चीज में कई ग्रह होते हैं, लेकिन जो सौंफ की जो खास जो खासियत है, वो मार्स की खासियत है। तो जब भी आपको लगे कि इस तरह के जो थॉट्स आपके, बिल्कुल आप नेगेटिविटी में घिरते जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, या नेगेटिविटी आपका पीछे नहीं छोड़ रही है, वो आपको लाइफ एंड की तरफ धकेलना चाहती है, तो आप कुछ दिन जो है सौंफ को पानी में भिगोकर, उससे जो है आप उस पानी से नहाएं। या फिर यहाँ पर जो छठा घर है, जो एनेमी हाउस है, इस घर के लिए पंडित जी ने एक वीनस की, जब शुक्र नीच हो गया, क्योंकि शुक्र में भी राहु केतु होते हैं, जब राहु केतु दोनों ही नीच हो जाएं, तो ऐसे समय के लिए यहाँ पर पंडित जी ने या तो दही से नहाना, लस्सी से नहाना, या गुप्त अंगों की सफाई करनी। इसके साथ ही एक लाल दवाई आती है, जिससे मैग्नीशियम परमानेंट ऐसा कुछ बोला जाता है, लाल दवाई, जो कि जो जख्म होते हैं ना, जब जख्म पहले, मैं भी खुद एक विलेज का रहने वाला हूँ। दवाइयाँ इतनी होती नहीं थी, तो घरों में लाल दवाई रखी होती थी, कोई जख्म हो जाता था तो उस जख्म को साफ करते थे। जख्म जो होते हैं वो केतु के होते हैं, जब सड़ गल जाए, कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो अंदर के जो कीड़े, सड़ना राहु का है, कीड़े पड़ना केतु का होता है जख्म में। तो कितना भी गंदा से गंदा जख्म होता था, उस जख्म को जो है उस लाल दवाई से साफ करके पट्टी की जाती थी, तो जख्म जो है वो जल्दी ठीक होता था। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमा मैग्नेट है, रेड कलर की लाल दवाई आती है, उस लाल दवाई को भी आप पानी में डालकर जो है उससे बात कर सकते हैं। नेगेटिविटी आपकी बहुत जल्दी दूर होगी, उससे सुसाइडल टेंडेंसीज आपकी दूर होगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, मैं सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन गारंटी जो है वो तो मेरी 99% है। 1% जो है परसेंट, वो तो परवरदिगार मालिक के पास है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ का आदमी 99% कह रहा हो,
तो कुछ ना कुछ तो मायने ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर और दूसरी रेमेडी जो है, सबसे पहले मैंने सौंफ की बताई और जो लाल दवाई की बताई मैंने, उन चीज़ों को आप जो है एक बात करके अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है और इस तरह की एक्टिविटी आप उसकी देख रहे हैं, उसके विचार ऐसे सुन रहे हैं, लगातार आपको लग रहा है, तो आप कोई भी एक लाल रंग का मर्त बांध लें या फिर कोई भी लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े से बढ़िया रहता है कि आप कोई कांच का जार ले लें जिसका ढक्कन लाल हो, या फिर कोई प्लास्टिक का जार हो ढक्कन लाल हो। उसमें आप जो जौ होती है, जौ को आप उस डब्बे में डालकर उसके ऊपर लाल ढक्कन लगाकर या फिर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधकर या पूरे डब्बे को ही लाल कपड़े में लपेटकर, क्योंकि जौ वैसे रखेंगे उल्ले उसको फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगा। उसमें बिल्कुल उसको एयर टाइट ऐसे करें कि हवा उसके अंदर ना जाने पाए बिल्कुल। और उसको आप किसी अंधेरी जगह में, बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे या फिर अलमारी में या फिर किसी ऐसी जगह में घर में रखें ताकि जो है राहु जो है, जौ जो होता है राहु का होता है, राहु कंट्रोल रहे। और 40 दिन के बाद उस जौ को जो है आप गाय के दूध से धोकर आप उसको, या दूध से या गाय के दूध से धोकर, अगर कुछ भी ना हो तो सिर्फ पानी में ही धोकर, दूध ना हो तो पानी से ही धोकर, पानी से ही आप जो भी आपका इष्ट देव का मंत्र है उस मंत्र को पढ़ते हुए उस जौ को धोकर या तो जल प्रवाह भी किया जा सकता है, या फिर उस जौ को किसी शिव मंदिर में जो है वहां पर भी उसको चढ़ाया जा सकता है। हालांकि जल प्रवाह करना या शिव मंदिर में देना दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं वहां पर, लेकिन उसको किसी पीपल इत्यादि के नीचे ना रखें या किसी कचड़े में गंदी जगह पर ना फेंकें। तो इस तरह से ये जो दोनों उपाय हैं, ये दोनों उपाय इन चीज़ों में बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही असरकारक हैं। इसके साथ ही आ, जो चांदी की चैन होती है, चांदी की ब्रासलेट, चांदी की ब्रासलेट जो है जब अगर आप पहनते हैं तो ये भी आपको नेगेटिव जो आपके बुरे ख्यालात हैं इनसे आपको निकालेगा और आपके विचारों को, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, दरअसल मेन हाउस क्या है कि जब भी चलो छोटी सी बात है, मैं जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा आता है 8वें घर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने टिक किया 8वां घर है। लेकिन 8वें से जो 8वां है, 8 हाउस, 8वें से 8वां घर जो होता है वो 3rd हाउस होता है। यहाँ पर जो भी ऐसे कोई भी डेथ आपके ख्याल आएंगे, लेकिन यहाँ से डेथ नहीं होती। आदमी की रूह जब भी निकलती है तो वह निकलती है यहाँ से 8वें से 8वें में जाके, जो डीप माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो है 3रा घर। 8वां घर जो है ये आपके जो अनकॉन्शियस माइंड का 8वां घर तो है ही है, लेकिन इसका जो रूट्स है वो जाकर यहाँ पर होता है 3रे घर में। जब भी हम कोई चांदी की ब्रासलेट, अपने चांदी की चीजें अपने हाथ में पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा 3रा हाउस जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है। अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी 8वें घर से उठ भी रही है तो वो 3रे के जरिए, यहाँ पे 3रे घर में जो चंद्रमा है उसको यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर ये चांदी का कड़ा मैं पहनने के लिए नहीं कहता हूँ, चांदी की कड़े की बजाय जो चांदी की ब्रासलेट होती है वो पहनना ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा अच्छा असर यहाँ पर देता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर है, ज़्यादा मैं अब एस्ट्रोलॉजिकल रीजन में नहीं जाऊँगा, बहुत लोगों को ज्योतिषीय चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। अ, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है, अगर सरसरी नज़र में यहाँ पर देखूँ तो 12वां घर जो है ये राहु का, यहाँ से आदमी की बृहस्पति की कंडीशन जो है वो तो जो है दिमाग जो है नो माइंड, नो थॉट्स के होते हैं। और जो छठा घर है ये केतु नीच का है, एनेमी हाउस भी है, यहीं पर आदमी की आके जो है जिंदगी आदमी की खत्म हो जाती है। ये एनेमी हाउस में यहाँ पर अगर केतु भी अगर यहाँ पे सपोर्टिव ना हो तो आदमी की सुसाइड जो है वो पक्का है। अक्सर केतु वर्ष फल में या गोचर में जब नीच का भी आदमी के खुद के चंद्र से या लगन से छठे में गोचर कर रहा हो तो आदमी कैसे टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, 8वें घर में हो तो भी ये बढ़ जाता है। या फिर जो शनि है वो 11वें घर में, शनि भी धोखे का ग्रह बन जाता है।
शनि कई बार क्या होता है कि 8वें घर में ये बहुत ही नाजुक सा घड़े के जैसा होता है। 11वें घर के शनि वाले भी अक्सर आ, बीच में चप्पू मझधार में रखकर सो जाने वाला जो मल्लाह होता है, मल्लाह के जैसी जिंदगी, यानी कि अचानक ही सब कुछ छोड़ के दुनिया से जो है परिवार को, बीच में भरा परिवार छोड़कर चल देता है। राहु 11 वाले भी कई बार ऐसा उनके साथ भी होता है। और कुल मिलाकर जो धोखे की मौत है उसके लिए आपको छठा घर, 8वां घर और 10वां घर, कभी कभी 8वें का ग्रह जो है 10वें में, 10वें का ग्रह 8वें में, या फिर किस्मत का ग्रह खाना नंबर 9 का ग्रह 8 में, और 8वें का ग्रह जो है वो धोखे से बलकर किस्मत के घर में जाकर बैठे, तो भी ये कंडीशन अचानक डेथ की हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बुरी कंडीशन तब होती है जब 8वां घर, 10वां घर और 5वां घर, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। एक मिनट। ये है आपका 10वां घर, ये है 5वां घर, और उसके बाद ये है 8वां घर। 8, 10, 5, ये जब तीनों की एक ऐसी 8वें 10वें में दोनों धोखे बन जाते हैं, और 5वें में से कोई भी जो सूरज का एनेमी प्लेनेट है, जैसे कि राहु है, शनि है, या फिर शुक्र है, ये कई प्लेनेट जब ये यहाँ पे धोखे के बन जाते हैं तो भी यहाँ पर आदमी अपनी लाइफ को एंड कर लेता है। लेकिन लाइफ को एंड करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होते हैं, कर्म हमारे चलते रहते हैं। इसलिए कोई भी फैमिली में आप कैसे हो तो एक सौंफ की रेमेडी, एक लाल दवाई की रेमेडी, और जो थर्ड रेमेडी है वो रेमेडी है चांदी का जो कड़ा है या चांदी के जो चैन है वो पहन लेना, यहाँ पर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जौ को डब्बे में बंद करके रखना जो है, वो राहु को एक तरह से कंट्रोल करने की चीज़ है, उसको कर सकते हैं आप। अपने सिरहाने भी जो है जौ की पोटली बांध कर जो है रख सकते हैं। अगर कोई परिवार में ऐसा हो कई बार कुछ भी रेमेडी ना कर सके, तो सिरहाने जो है जौ की पोटली, इसकी सौंफ की जो पोटली है, लाल कपड़े में सौंफ को रखकर सिरहाने रखकर सोने से भी जो राहु के जो बुरे ख्यालात हैं, गंदे ख्यालात, वो दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मुझे ये नहीं पता लग रहा कितना टाइम हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता था। तो हमें अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही रूप है। जो आदमी खुद को प्यार नहीं करता वो दुनिया को कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। ये रियलिटी है। इसीलिए हमारे सदगुरु ओशो कहते थे कि स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनने को लोग बहुत ही बुरा मानते हैं, लेकिन उनका रीजन था कि जो आदमी पहले अपना भला नहीं कर सका वो दूसरे का भला क्या करेगा। तो इसीलिए कई बार एक जोक में भी कह दिया जाता है कि कर भला हो भला, लेकिन शुरुआत जो है वो मेरे से होनी चाहिए। तो इतना स्वार्थ जो है अपने लिए तो जरूर रखना चाहिए, अपने प्रति, शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति और पूरी मानवता के प्रति। अगर आपके अंदर मोह नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो ये जिंदगी हमारी व्यर्थ हो जाती है। तो प्रेम ही जीवन है, और प्रेम से ही हमें हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए। जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को प्रेम से हैंडल करते हैं, उस तरह से अपने आप को भी हम प्रेम से हैंडल करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कैसे भी हालात आ जाएं, हमें उससे ज़रूर लड़ना चाहिए। सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ज़िंदगी का ख़त्म कर लेना, ये समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि एक अजीब सी समस्याओं की शुरुआत है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में ड्रीम्स के तौर पे दिया था कि ड्रीम्स आर योर अनलिव्ड लाइफ। आपकी जो जिंदगी जो आपने जी नहीं है उसको आप सपने में देखते हैं, या कभी आने वाली चीज़ों का इंडिकेशन भी आपको सपने में मिल जाता है। सपने में भी हमें बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं जैसे हम जीते जी फील करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझें और प्रेम से जिए। अपने परिवार में भी अगर कोई ऐसा है तो उसको हिम्मत दें, प्रेम दें, ताकि वो इस तरह के कामों की तरफ आगे ना बढ़े। तो इतने शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।